हे गाइस, हाउ यू डूइंग। ये हमारा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेशन, ये सेकंड वीडियो है इसी सीरीज का। तो इसके अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटीरियर द अर्थ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं रामन बिश्नोई और आपके लिए सेशन कंटिन्यूसली लेके आता हूं। तो इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है रेस ऑफ राजस्थान वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पे भी मैं शेयर करूंगा, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लें। बाकी एनसीईआरटी का जो पहले मैं बता दूं कि एनसीईआरटी 11th की जो है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। वहां से हमने पहला सेशन किया था जिसके अंदर अर्थ के इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ एज ए प्लेनेट जिसके अंदर लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसकी हमने बात करी थी। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी हमने डिटेल के अंदर बात करी। तो आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर अर्थ के इंटीरियर की हम बात करेंगे। अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो डेवलपमेंट है वो हम बात करेंगे कि जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर बात करेंगे कि उसका सेग्रीगेशन क्या है, अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो इससे जुड़ी हुई जो एग्जाम में रिलेवेंट क्या चीजें आ सकती है उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब अर्थ की हम बात करते हैं और अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं जब भी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इंफॉर्मेशन, उसकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ओवर द टाइम जब अर्थ का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन हुआ तो लिथोस्फीयर की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि लिथोस्फीयर कैसे बना, तो लिथोस्फीयर के अंदर ओवर द टाइम जो कोई भी प्लेनेट बनता है तो वो इनिशियली जो है गैस का एक जो है लूज नेबुला के तौर पे होता है, और ओवर द टाइम जो है उसका कूलिंग और कंपैक्शन से और लिथिफिकेशन से वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कूलिंग एज वेल एज लिथिफिकेशन, ये दो प्रोसेस है जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि लिथिफिकेशन लिथिफिकेशन एक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा जो कूलिंग है वो एक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर कह सकते हो कि डी गैसिंग तो ज्यादातर जो है एटमॉस्फेयर बनाने में हेल्प करता है। कूलिंग हो गया, लिथिफिकेशन हो गया, और एक होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन भी जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर अलग अलग मटेरियल का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो उसी से जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तो ये तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हो गए, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर हो गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया, लिथिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमें पता कैसे चलेगा एज ए ह्यूमन और एज ए रिसर्चर और एज ए साइंटिस्ट, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। डेफिनेटली मैं जा तो नहीं सकता, मेरी रीच वहां नहीं है, और उस रीच के भी जो है डेफिनेटली बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है? टेम्परेचर, जैसे जैसे आप अर्थ के कोर की तरफ जाओगे, डीपर जाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ता है कंटिन्यूसली, और प्रेशर भी कंटिन्यूसली इसके अंदर बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली ह्यूमन की एसेसिबिलिटी, डायरेक्ट एसेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन के इसके अंदर दो सोर्सेस है, एक तो डायरेक्ट सोर्सेस की बात करेंगे और एक बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेस की, ठीक है। तो इसके अंदर जो अर्थ रेडियस जो है वो जनरली हम इस फॉर्म में देते हैं, रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये कांस्टेंट नहीं है। तो मीन रेडियस के तौर पे इसको इसको माना जाता है, और मीन रेडियस के तौर पे 6,370 किलोमीटर जो है इस रेडियस को एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो डायरेक्टली भी कई बार कई एग्जाम्स के अंदर इस तरीके से फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट सोर्सेस के अंदर कैसे पता चलता है कि डायरेक्ट सोर्सेस के अंदर कि रॉक थ्रू माइनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन। अब माइनिंग जब आप करेंगे तो माइनिंग जनरली जो डीप माइनिंग होती है, डीप माइनिंग जनरली जैसे गोल्ड माइंस जो होती है, गोल्ड माइंस हो गई, या फिर जो अल्टीमेटली कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए तो रशिया के अंदर एक जो है सबसे डीपेस्ट माइनिंग एक लोकेशन है जहां पे 12 किलोमीटर तक जो है वो अंडरग्राउंड माइनिंग करी है। तो इन सोर्सेस से डेफिनेटली पता चलता है कि जो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कंपोनेंट क्या है, कैसे बना हुआ है। अब 12 किलोमीटर कहाँ, 12 किलोमीटर और कहाँ हम बात करें 6,000 किलोमीटर की, तो डिफरेंस डायरेक्ट जो रीचेबिलिटी नहीं है, फिर भी जो डायरेक्ट सोर्स के अंदर हम बता सकते हैं कि एटलीस्ट जो 12 किलोमीटर तक हम डीप गए तो वहां तक तो जो है हमने सैंपलिंग करके और एक्यूरेट हमारे पास नॉलेज है। दूसरा यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन ओवर द टाइम जगह जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो है अर्थ के इंटीरियर से लावा जो है वो मोल्टन मोल्टन मटेरियल और लावा जिसको कहते हैं वो बाहर की तरफ आता है, और बाहर की तरफ आएगा तो उससे भी हमें इंटीरियर का पता चलता है कि डेफिनेटली जब मोल्टन फॉर्म में आ रहा है
तो इसका मतलब अर्थ के इंटीरियर में कहीं न कहीं जो है ये मटेरियल मोल्टन फॉर्म में है, लावा फॉर्म में, तभी वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया कि इससे हमें हमें यहाँ पे पता चला कि अर्थ का इंटीरियर क्या हो सकता है। मतलब यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे तो हम रह रहे हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में। इंटीरियर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अंदर मोल्टन फॉर्म में मटेरियल है जो कि वेरी हाई टेम्परेचर पे है, और वो जगह जगह पे वो वॉल्केनिक इरप्शन के साथ वो बाहर आता है। बट वॉल्केनिक इरप्शन के साथ हम ये पता नहीं इससे एग्जैक्टली है ये पता नहीं कर सकते कि अर्थ का इंटीरियर जो है किस मटेरियल का बना है, किस मटेरियल का बना हुआ है, और जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, बट इनडायरेक्ट सोर्सेस से हमें जो है वो अर्थ का इंटीरियर ज्यादा डिटेल के अंदर पता चलता है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने एग्जांपल जो बताया था कि रशिया का जो डीप माइनिंग एक प्रोजेक्ट है, 12 किलोमीटर अब तक उसके अंदर खोदा जा चुका है। तो ये उसका पिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये बेसिकली यहाँ पे आर्कटिक ओशन के नियर बाई ये माइनिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोला करके एक जगह है, वहां पे इस तरीके की माइनिंग हो रही है। और ये यहाँ पे देख सकते हो कि बेरेंट सी है, इसके पास में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन के अंदर जो है अभी जियोपॉलिटिकली भी काफी मूवमेंट हो रहा है, तो इसको थोड़ा वॉच आउट कर लेना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इसके अंदर हो रही है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पे कि इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है। डायरेक्ट सोर्सेज तो हमने देख लिया कि रॉक माइनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर। जैसे जैसे आप इंटीरियर के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और इसके साथ में आपको पता होगा कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल की हमने कल बात करी थी कि लिथिफिकेशन के साथ में जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो ओवर द टाइम सेंटर की तरफ जाएंगे, तो क्रस्ट से लेके सेंटर की तरफ ये डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये तीन तीन चीजें ओवर द टाइम इंटीरियर के अंदर बढ़ती है। और दूसरी इसके अंदर जब इंटीरियर के अंदर टेम्परेचर एंड प्रेशर जब बढ़ता है, तो एक चीज हमें यहाँ पे पता लगती है कि टेम्परेचर से कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर जो है वो कूलिंग रैपिडली तो सरफेस से हुई है, और इंटीरियर अभी भी जो है वो हॉट है। ये यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। दूसरा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर जो है आप देखोगे कि अर्थ का जो यहाँ पे अगर पोल पे देखें, पोल पे और इक्वेटर पे, पोल और इक्वेटर पे, इक्वेटर सेंटर से जो इक्वेटर की डिस्टेंस है वो ज्यादा है रादर देन पोल। ठीक है, तो अर्थ का जो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है, क्लियरली मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पोल देखोगे तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वेटर की ज्यादा है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा हुई तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इक्वेटर पे जो है रफली हम 9.8 लेते हैं ऑन एन एवरेज पूरे अर्थ का, बट इक्वेटर पे कम है। और जो पोल पे आप 10 जो है 10 मीटर पर सेकंड इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोल पे आप इसको मान के आते हो। तो ये जो वेरिएशन है ये किस वजह से हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चलता है कि जो अर्थ का इंटीरियर जो है वो क्या है। दूसरा ग्रेविटी एनोमली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेविटी एनोमली क्या होती है कि इसके अंदर जो ग्रेविटी है वो ओवर द टाइम चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, कि जिस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से जो रॉक स्ट्रेटा बना हुआ है, जितना मास है उसके अकॉर्डिंग जो है सरफेस ग्रेविटी उतना वेरी होगी। ठीक है, तो ग्रेविटी एनोमली कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैं सिंपल से बता देता हूं आपको कि ये बेसिकली होता क्या। फॉर एग्जाम्पल कि ऑन एन एवरेज हमने कह रखा है कि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एक लोकेशन है, लोकेशन ए, वहां पे मैं ये कह रहा हूं कि थियोरेटिकली 9.8 है, ग्रेविटी 9.8 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, नॉन मास के ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहा हूँ। तो फ्री फॉलिंग से क्या होगा, जो जो एक्सेलरेशन ये अटेन करेगा उस एक्सेलरेशन को मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर ये एक्सेलरेशन इससे 9.8 से जो है कम या ज्यादा होता है, मोर या लेस होता है, तो दैट केस कम्स अंडर एनोमली। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो अर्थ का जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन और सेंटर के बीच में जो मास है, दो मास के अंदर वेरिएशन है, जो रॉक्स का फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, और जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और डेफिनेटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी नहीं सकता, जिसको हम जानते हैं कि इसके अंदर जो अर्थ का स्ट्रक्चर बना है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी एनोमली से आप जो है ओवर द टाइम अगर मैपिंग करो अर्थ की,
तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है मास, लैंड मास जो है वो क्या है और कहाँ पे जो है अर्थ का इंटीरियर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक अर्थ की ग्रेविटी फील्ड एनोमली जो है वो इसका मैपिंग आप देख सकते हो कि एनोमली जहां कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये साउथ अमेरिका में ये कौन सी माउंटेन रेंज है, ये कौन सी माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज पे अगर आप देखो यहाँ पे ये इंडिया है, इंडिया ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नोटिफाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीज है, नोटिस करने वाली क्या चीज है कि यहाँ पे जो जहां जहां पे मास के अंदर लार्ज स्केल के अंदर वेरिएशन आ रहा है, लार्ज स्केल के अंदर वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन ग्रेविटी की एनोमली को बढ़ाता है। एनोमली मतलब जो डेल्टा है, जो थियोरिटिकली कैलकुलेट और जो एक्चुअल है, थियोरिटिकल और एक्चुअल जी का जो डेल्टा है, वो डेल्टा जी कितना है, वो जितना ज्यादा होगा जितना मास के अंदर वेरिएशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जहां जहां पे आपको दिखेगा कि लैंड मास के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन हुआ है, वहां पे आपको जो है ग्रेविटेशनल एनोमली यहाँ पे देखने को मिलेगी। सोर्स में मीटियोर्स, ठीक है, मीटियोर्स क्या है, मीटियोर्स भी डेफिनेटली जो फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट के अंदर मीटियोर्स भी जो है ऑब्जेक्ट्स है जो कि फॉल होता है ओवर द टाइम अर्थ के अंदर ब्रह्मांड से। तो इनका जो एनालिसिस है वो भी अर्थ का इंटीरियर डेफिनेटली जो है अर्थ का इंटीरियर एक्चुअल मैनर में सेम नहीं है, बट आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन के अंदर आप एस्टिमेशन ये कर सकते हो किस किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली जब मीटियोर्स का एनालिसिस किया जाता था तो उसके अंदर जो लार्ज स्केल पे आयरन मिलता था। ठीक है, तो उससे ये एस्टिमेशन लगाया गया कि ओवर द टाइम अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है वो आयरन की वजह से हुआ है और अर्थ के कोर के अंदर लार्ज स्केल पे जो है आयरन वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर जो है ना वो सिस्मिक वेव्स के अंदर जो है शैडो जोन बनता है और बॉडी वेव्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मटेरियल्स इन द इंटीरियर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अर्थक्वेक जब डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इसके अंदर हमें अभी के लिए क्या पता करना है कि जो सिस्मिक वेव्स जब फॉर एग्जाम्पल सिस्मिक मूवमेंट होता है तो सिस्मिक वेव जो है वो दो तरीके की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, और इनका मूवमेंट जो है बड़ा डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंट क्या होता है कि अगर सॉलिड रॉक से वो मूव कर रही है तो उनका मूवमेंट डिफरेंट होगा, और अगर लिक्विड स्टेट से फॉर्म ये मूव कर रही है तो इनका जो है मूवमेंट डिफरेंट होगा। तो उससे क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर के आसपास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है तो इससे एक शैडो जोन बनता है। शैडो जोन का मतलब वहां पे जो है इस तरीके की सिस्मिक एक्टिविटी को और जो रिक्टर स्केल पे इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ठीक है, तो उस शैडो जोन से आपको जो है क्लियरली पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ठीक है, तो अर्थ का इंटीरियर के लिए सबसे अच्छा जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो आपका सिस्मिक वेव्स है। उसके बाद में मैग्नेटिज्म, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंप्लीटली आपको इंफॉर्मेशन देता है कि अंदर क्या है और किस फॉर्म में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो कोर से स्टार्ट होता है, कोर इसका सेंटर बताया जाता है और कोर के अंदर लार्ज स्केल पे जो है आयरन एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, तो निकल एंड आयरन जो है वो एक्यूमुलेटेड है। अब ये जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल डेफिनेटली जब इसका आयरन का मूवमेंट होता है ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, तो यहाँ पे एक जो है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर से वो बढ़ते हुए ओवर द टाइम वो अर्थ की आपका अर्थ क्रस्ट से ऊपर होते हुए आपके एटमॉस्फेयर में और पूरे अर्थ को जो है एनवलप करता है। और वो आपको पता होगा कि हमने जब डिस्कस करी थी सोलर विंड्स की, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि सोलर विंड्स ने इनिशियली जो है ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सोलर जो सन से डिस्चार्ज होते हैं, जब सोलर विंड्स अर्थ के आसपास पहुंचे तो यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड से और सोलर चार्ज पार्टिकल से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन के अंदर जो लाइफ के फॉर्मेशन के अंदर आप देखिए कि कितने फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें क्लियरली बताता है कि अर्थ का इंटीरियर क्या है, कोर किस मटेरियल का बना हुआ है और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अब स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि स्ट्रक्चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर एनसीईआरटी की बुक में ये फोटो दिया हुआ है, उसको और कलरफुल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो डेफिनेटली ओशनिक प्लेट, और सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली क्या है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको जो है
यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, क्रस्ट जो मोस्ट पॉपुलर है, और उसके बाद में मेंटल और कोर, ठीक है, इनको और डिवाइड किया गया है कि आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, इस तरीके से और डिवाइड किया गया है। मेंटल को भी जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए। अब ये यूनिफॉर्म तो है नहीं, और इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन से, ठीक है। हम बैक अगेन जो है बैक जो कॉन्सेप्ट पे जाता है कि डिफरेंशिएशन से ओवर द टाइम इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब क्रस्ट जो है, क्रस्ट डेफिनेटली सॉलिड फॉर्म में, जो कि टॉप मोस्ट इसका फॉर्मेशन है। अब क्रस्ट का जो थिकनेस है, वो थिकनेस भी वेरी होता है डेफिनेटली। ओशन प्लेट के अंदर क्रस्ट का थिकनेस कम होगा, जो कंटिनेंटल प्लेट है वहां पे क्रस्ट का थिकनेस जो है वो कई गुना बढ़ के इसका हो जाएगा। और मेंटल जो है, इसके नीचे मेंटल आ जाएगा, और इसके नीचे आउटर कोर, और लास्टली जो है इनर कोर। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कैरी करने वाली क्या बात है, यहाँ पे जो है रफली इनका जो है मीन थिकनेस जो है वो पता होना चाहिए कि किस थिकनेस पे कौन सा जो है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अर्थ का क्रस्ट क्या है, वो किसका बना हुआ है, और इसका जो है आउटलुक क्या है। तो सबसे पहले तो जो है अर्थ का आउटर लेयर है वो हार्ड है, कूलिंग हुई तो डेफिनेटली जब कोई भी आप स्फीयर है, स्फीयर फॉर्म में उसका कूलिंग होती है, तो कूलिंग आउटर जो सरफेस है वो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया इसका है डेफिनेटली। और जो कूलिंग है वो कूलिंग फर्स्ट कूलिंग इंटरेक्शन इसी एरिया से होती है, और फास्ट इस वजह से होती है क्योंकि इसका एरिया बाकी अगर मेंटल का कंपेयर करो और कोर से इसका एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये कूलिंग ज्यादा हुई तो डेफिनेटली सॉलिड फॉर्मेशन इसका हो गया, और ये ब्रिटल नेचर के अंदर है, ठीक है। और ये ब्रिटल नेचर है, ये खासकर जो आप अगर कहोगे कि जो सिस्मिक वेव के मूवमेंट में और अर्थक्वेक में जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जो है वो ब्रिटलनेस इसको जो है वो एनहेंस करता है। जितना ज्यादा अगर रॉक ब्रिटल होगी तो उसके अंदर जो ये वेव्स है उनका वेव का ट्रेवलिंग उतना ही फास्ट होता है, और जो फोर्सेस है, रॉक्स के इंटरेक्शन से जो फोर्सेस जनरेट होते हैं और जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो उतने ही ज्यादा होते हैं। इट इज लेस देन 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे कम वॉल्यूम जो है, भाई वॉल्यूम अगर देखा जाए तो सबसे कम वॉल्यूम इसका है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, मेंटल का, उसके बाद कोर, और उसके बाद क्रस्ट, ठीक है। बाई वॉल्यूम, हम बाई वॉल्यूम बात कर रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी के अंदर बात करोगे तो डेंसिटी के अंदर सबसे ज्यादा कोर, उसके बाद आएगा मेंटल, उसके बाद आएगा क्रस्ट, ठीक है। और बाई वॉल्यूम चीजें अलग है। बाई वॉल्यूम अगर बात करोगे तो बाई वॉल्यूम आएगा मेंटल, उसके बाद आपका आएगा कोर, और उसके बाद क्रस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ये ऑर्डर जो है। एक बार मैंने पेपर देख रहा था सीडीएस का एक पेपर, उसके अंदर जो है ये डेंसिटी का जो पूछा था वो सिंपल था, बट वॉल्यूम का इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स के अंदर एनालिसिस करेंगे तो इसका देखेंगे कि ये रॉक्स किन किन टाइप्स की है। द क्रस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अदर वन इज ओशनिक क्रस्ट, जो कि जिस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसा है उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। कि ओशन के अंदर तो कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट हो गया, और कॉन्टिनेंट जो लैंड मास है उसको जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर लिया। Continental crust has the upper part called the granite rocks and forms a continent. Silica and alumina is the main constituent, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, सियाल इसको कहा जाता है। सिलिका और एल्यूमिना ये अबंडेंट है, और मोस्टली अबंडेंट अगर मेटल अगर अर्थ पे कहा जाए और सरफेस के ऊपर तो एल्यूमिनियम है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, और नॉन मेटल के अंदर सिलिका आ जाएगा। लोअर पार्ट हैज बेसाल्टिक रॉक फॉर्मिंग ओशनिक फ्लोर, सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम। जो लोअर पार्ट है क्रस्ट का उसके अंदर सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं अपने यहाँ पे मेंटल के ऊपर। मेंटल क्या है, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट। क्रस्ट हमने देख लिया, क्रस्ट के नीचे जो भी पोर्शन आएगा वो आपका जो है वो मेंटल के अंदर आएगा। और मेंटल जो है, द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोस्ट डिसकंटिन्यूटी टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब इसके अंदर मोर डिसकंटिन्यूटी क्या करता है, ये सेपरेट करता है क्रस्ट को और मेंटल को, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है कि जो मोहोविक, एक क्रोएशियन साइंटिस्ट थे, एक सिस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है
अर्थक्वेक के जो अर्थक्वेक वेव्स है, सिस्मिक वेव से उन्होंने एनालिसिस किया था कि जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, इंटीरियर है, उस इंटीरियर के अंदर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो डिसकंटिन्यूटी उन्होंने ये कहा कि ऊपर जो मटेरियल का फॉर्मेशन है वो उसको क्रस्ट नाम दिया और नीचे जो फॉर्मेशन है उसको मेंटल नाम दिया। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो है ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, जो यूनिफॉर्मिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मिटी में लार्ज स्केल पे यहाँ पे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पे जो मटेरियल का जो कंस्ट्रक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूटी मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानी जाती है। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। ये कई बार पूछ लिया जाता है। एस्थेनोस्फीयर बेसिकली जो ये वीक स्ट्रक्चर है, वीक स्ट्रक्चर को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं कि अपर पार्ट जो है ना उसको एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, जो बिलो क्रस्ट ये क्या हो गया, मेंटल एस्थेनोस्फीयर आप किसको कहेंगे, बिलो क्रस्ट और मेंटल के ऊपर का पोर्शन। ठीक है, जिसके अंदर लार्ज स्केल पे आप कह सकते हो कि मैग्मा और लावा जो है फ्लूइड फॉर्म के अंदर पाया जाता है और वहीं से जो वॉल्केनिक इरेप्शन जो है, वॉल्केनिक इरेप्शन वहां से लार्ज स्केल पे होता है। तो एस्थेनोस्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एस्थेनोस्फीयर से ही जो वॉल्केनो, ये वीक स्ट्रक्चर है डेफिनेटली, तो वॉल्केनो को बाहर निकलने के लिए यहाँ से जो है जगह मिल जाती है और वॉल्केनो जो है वॉल्केनिक इरेप्शन है और मूवमेंट ऑफ मोल्टन लावा है वो अपर सरफेस क्रस्ट सरफेस के अंदर वो डेफिनेटली पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो higher density than that of the crust makes up a whopping that is 84% of Earth's total volume। ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो अर्थ का मेंटल का होता है डेफिनेटली 84%। और दैट जो मोल्टन फॉर्म है मैग्मा एंड लावा इसको कहा जाता है। मैग्मा जो है अंदर रहेगा तो उसको मैग्मा, और बाहर जब ये वॉल्केनिक फॉर्म है जब बाहर निकल के आता है तो उसको लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कोर पे आ जाते हैं। थर्ड सेगमेंटेशन है, थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसके अंदर कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स और आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट द मेंटल कोर बाउंड्री इज अराउंड 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एट द सेंटर दैट इज हाईएस्ट डेंसिटी जो कि 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये ऑल एंड अराउंड जो है 16% बाई वॉल्यूम कोर जो है इसके अंदर आता है। तो कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हेवीली कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द निकल एंड आयरन। ठीक है, हेवी मटेरियल से बना होता है एंड इट इज समटाइम रेफर्ड एज अ नाइफ लेयर। ठीक है, नाइफ दैट इज निकल एंड आयरन, इससे ये बना होता है। The average magnetic field strength in the Earth's outer core was measured by 25 gauss, that is 50 times stronger than the magnetic field at the surface। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। जो हमने देखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड एक सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स, तो अर्थ के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना जो है वो 50 गुना जो है और सरफेस से 50 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा इसके और थोड़ा डाइवर्जेंस में जाते हैं। जो डिसकंटिन्यूटी की बात होती है, जहां पे जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ क्रस्ट मेंटल एज वेल एज कोर। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां पे जो सेपरेशन होगा और वहां पे डेफिनेटली जो डिसकंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व होगी। तो ये डिसकंटिन्यूटी लार्जली जो है दो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानी जाती है और ये दो सिस्मोलॉजिस्ट जो से मोहोविक डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल और कोर को सेपरेट जो करता है तो उसको गुटेनबर्ग कहते हैं और मोहोविक डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करता है। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है कि जो इन्होंने बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स जो है उनको इन्होंने एनालिसिस किया है और उसी एनालिसिस के हिसाब से इन्होंने जो है ये डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसको थोड़ा सा अगर देखें कि जो मोहोविक डिसकंटिन्यूटी है उन्होंने कैसे दिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके का कोई सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है तो यहाँ से ये अर्थ के अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे मैं सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है और पॉइंट बी पे मुझे ऑब्जर्व करना है तो सिस्मिक वेव जो है वो इस हिसाब से ऐसे ट्रेवल होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से डायरेक्टली ऐसे ट्रेवल होनी चाहिए। बट इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जब मेंटल और जो फॉर्मेशन होता है
उसके बाद में जो सिस्मिक वेव्स है, वो सिस्मिक वेव्स जो है वो इस तरीके से इनका जो है रिफ्रैक्शन, इनका जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और उसी डायरेक्शन को चेंज होने को जो है इन्होंने ये कहा है कि ये मोल्टन फॉर्म है। इन्होंने जो है अपने एनालिसिस के अंदर ये कहा कि ये मोल्टन फॉर्म के अंदर है, इसी वजह से जो है सिस्मिक वेव की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है, और इसी को इन्होंने जो है कहा है कि ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे स्टार्ट होती है, और इसी डिसकंटिन्यूटी को जो है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी इन्होंने ये कहा। और इसी बेसिस पे, इन्हीं अर्थक्वेक के बेसिस पे इन्होंने जब एनालिसिस किया, गुटेनबर्ग ने कोर और मेंटल के अंदर जो सिस्मिक वेव का एनालिसिस किया और जो शेडो जोन है उसका एनालिसिस किया, तो इन्होंने जो है अपनी जो हाइपोथेसिस दी कि ये पर्टिकुलर जो जोन है वो डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे मेंटल और अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों स्ट्रक्चर वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और इसका जो है नाम हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में जो है कई बार कंफ्यूजन रहता है, और क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड वो अर्थ से कैसे, अर्थ की कोर से कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, अब हमने देखा कि अर्थ का कोर जो है वो दो दो फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं कि आउटर कोर एज वेल एज इनर कोर। ठीक है, आउटर एंड इनर दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। आउटर को हम कहते हैं कि ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, और ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कहा जाता है कि इसके अंदर हैवी मेटल्स है, हैवी मेटल्स है, एज वेल एज इसके अंदर ओवर द टाइम ये थ्योरीज भी आई है कि जो कोर के अंदर है वो रेडियो न्यूक्लियेट्स है, रेडियो न्यूक्लियेट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियो न्यूक्लियेट्स विद डीके रेट, जब डीके होते हैं तो हीट जो है वो डिसिपेट करते हैं। मतलब हीट जो है, ऐसा नहीं है कि जब फॉर्मेशन के बाद में जो हीट अंदर रह गई थी वही हीट है, कंटिन्यूसली कोर के अंदर हीट का जनरेशन हो रहा है, हीट का जनरेशन हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हीट का जनरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली जब अंदर जो ये कोर है ये सॉलिड है, यहां से हीट का जनरेशन हो रहा, और ये मोल्टन फॉर्म है, ये मोल्टन इनर आउटर कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आयरन है और निकल है। अब जब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट का और ये पॉइंट का अगर मैं टेम्परेचर ऑब्जर्व करूं तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली अलग होगा। इसको मैं अगर T1 कहूं, इसको T2 कहूं, तो डेफिनेटली T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर कर रहा है मेंटल को, और मेंटल ओवर द टाइम मूवमेंट के साथ हीट ट्रांसफर करता है क्रस्ट को। ठीक है, इसी तरीके से जो है हीट डिसिपेशन अर्थ का इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से हीट डिसिपेशन होता है। अब जब ये टेम्परेचर यहाँ पे और ये मॉडर्न स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेटली कन्वेक्शनल सेल बनती है, कन्वेक्शनल सेल बनती है। ठीक है, कन्वेक्शनल सेल का बेसिक सीधा सा फंडामेंटल ये हो गया कि आपके पास अगर पानी की बकेट है, उसको अगर नीचे से आप गर्म करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या है कि हीटेड होके वो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है, और जो कूलर कूलर जो मॉलिक्यूल है वो इनकी जगह ले लेंगे, और इससे क्या होती है कि एक सेल बन जाती है, उसको कन्वेक्शनल सेल कहते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में कन्वेक्शनल सेल का बड़ा यूज है, और कन्वेक्शन का जो है कॉन्सेप्ट का बड़ा यूज है। जब हम क्लाइमेट की और एटमॉस्फेरिक की स्टडी की जब भी बात करेंगे तो इसके अंदर कन्वेक्शन का लार्ज स्केल पे एनालिसिस होगा। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लो कि इसके अंदर रोल किसका है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर से डेंसिटी का, और डेंसिटी के हिसाब से जो है मूवमेंट होता है। और जब ये मूवमेंट जब होता है तो इससे जो सेल्स बनती है वो, और जब आयरन का मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो ओवर द टाइम सरफेस और अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर भी वो इतना इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेल्स यहाँ पे बन रही है, और इन्हीं सेल्स की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखोगे तो ये अराउंड जो है 11 डिग्री इस तरीके से टिल्टेड है, ये अर्थ है, अर्थ का ये एक्सिस है, और आप देखोगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको हम साउथ पोल कहते हैं ज्योग्राफी में, बट जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना वो साउथ नॉर्थ है। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पूछा जा सकता है कई बार कि ये साउथ नॉर्थ होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बारे में भी कभी एक जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर भी ये कहा जाता है कि कई हजार सालों के अंदर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि वो चेंज होता है, तो वो बिल्कुल सही है, वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये कई सालों, कई हजार सालों के अंदर, 1000 ईयर्स के अंदर ये अर्थ का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज होता है। अभी साउथ नॉर्थ है, ये नॉर्थ साउथ हो सकता है कि आने वाले 1000 सालों के अंदर हो जाए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक
पहला जो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमने उठाया है, यूपीएससी के प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आया था। इसको हल्का सा मॉडिफाई हमने किया है, थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करी है। तो वैसे तो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली टफ नहीं होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। सिंपल सा स्टेटमेंट है, मोस्ट डिसकंटिन्यूटी इज सेपरेट, मोस्ट डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर या इसका जो है वो जज करना है, सजेस्ट करना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। इसका हिंदी में जो है आप यहाँ पे इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में पढ़ के इसका जो है करेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ऑफ द कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस का यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे और इससे जुड़ी हुई बात भी करी थी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इफ अ बियर, जो बालू की बात हम कर रहे हैं, कि एक बालू जो है उसका वेट है 1000 kg, फॉल फ्रीली फ्रॉम ए ट्री, मतलब एक पेड़ पे बैठा हुआ है और वहां से जो है फ्रीली फॉल करता है। इट जनरेट फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब ये जो है ये एक पेड़ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पे बैठा है और फ्रीली ये फॉल करता है, जब ग्राउंड पे हिट करता है तो इतना फोर्स ही जनरेट करता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बालू का कलर क्या है, बालू का कलर क्या है, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट एंड ग्रे। सिंपल कॉमन सेंस इसके अंदर चाहिए, जो है बहुत टेक्निकल और इसके अंदर जो है साइंसेस की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। मुझे पसंद आया ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे लिया, तो आप इससे बिल्कुल आंसरिंग करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। So friends, that's all with this session. Thank you very much. Do not forget to subscribe, like and share this session and comment about this session. आप अपनी ओपिनियन, राय और सजेशन डेफिनेटली दे सकते हैं डिटेल के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको ये सेशन पर्टिकुलरली कैसा लग रहा है ये भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। So friends, thank you very much.